हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हूं और विभाज्यता डिविजिबिलिटी का आज अंतिम क्लास है। हालांकि पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत शानदार प्रश्न देखे जो कि बेस को नींव को मजबूत किया, और इस क्लास में भी हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछले प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन जो तरीका है पूछने का अलग अलग है, सबका संग्रह है हमारे पास। तो उन प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, चाहे जो भी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं, होने वाले हैं आगामी आने वाले समय में, तो हमारा यह कर्तव्य है एक शिक्षक के, एक एजुकेटर के, एक बड़े भाई, एक मित्र के रूप में कि आपको संपूर्ण ज्ञान मैं देने का प्रयत्न करूं। जितना मैं जानता हूं आपको दिग्भ्रमित भी नहीं करूं, और बहुत ज़्यादा पढ़ाने का भी हमारा प्रयत्न नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि आपको नंबर सिस्टम पर यदि कमांड हो जाएगा और नंबर सिस्टम से यदि 15 प्रश्न पूछता है, 20 प्रश्न पूछता है किसी परीक्षा में, और आप 20 प्रश्न को टिक दीजिएगा, सही उसको टिप दीजिएगा या टिक दीजिएगा या सही करके आइएगा, ये कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। तो एक क्लास 2 क्लास बढ़ ही जाता है तो क्या है, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि हम इसको एग्जिगरेट किए हैं, हम इसको बढ़ाए हैं, कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको बहुत प्यारा लगेगा मेरा हर एक वीडियो। आप शुरू से लेकर के अंत तक सभी वीडियो को देखिए। अब तक 30 वीडियो अपलोड हो चुका है, यह 31वां वीडियो है नंबर सिस्टम का। तो आइए हम लोग प्रयास करते हैं और एक अच्छी दिशा में बेसमेंट को मजबूत करेंगे और नीचे से लेकर के और मैच्योरिटी तक जाएंगे। इसलिए अपना चैनल का नाम है मैथ्स मैच्योर, और यदि मैथ्स मैच्योर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए। आइए देखते हैं बाबू, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। ये रहा पहला प्रश्न। प्रश्न को देखिए, प्रश्न को देखे घबराने की जरूरत नहीं है, हम है ना, हम पे विश्वास रखिए, आराम से सेकंड में इसको उड़ा देंगे। आइए देखते हैं, देखिए प्रश्न को। 4 बच्चे ABCD मिठाई के एक डब्बे को आपस में बांटते हैं, ठीक है। ए उसका 1/3 भाग लेता है, ए 1/3 भाग लेता है, शेष का 2/5 भाग बी लेता है, 2/5 भाग बी लेता है शेष का। इसके बाद बचे भाग को इन बच्चों ने बचे भाग को C तथा D आपस में बांट लिए। कौन बच्चे? C तथा D आपस में बांट लेते हैं, तो कुल कितना भाग C को मिलता है? कुल कितना भाग C को मिलता है बाबू? आइए प्रश्न को बताइए, चलिए कुछ व्यवधान आ गया, कोई बात नहीं। शिक्षक एक सामाजिक प्राणी होता है भाई, सब साथ में लेके चलना है, बाल गोपाल को भी, बच्चा परिवार सब साथ में रहता है, कोई बात नहीं। चलिए प्रश्न देखते हैं बाबू। 4 बच्चे, आप लोग भी हमारे बच्चे ही हैं ना, हाँ। 4 बच्चे ABCD मिठाई के एक डिब्बे को आपस में बांट लेते हैं। ए उसका 1/3 भाग लेता है, शेष का 2/5 बी लेता है। इसके बाद बचे भाग को C तथा D आपस में बांट लेते हैं। शेष लिखता तो और बढ़िया था, शेष नहीं लिखेगा ना, कंफ्यूजन में डालेगा। बचे भाग को C तथा D आपस में बांट लेते हैं। कुल कितना भाग C को मिलता है? C को पूछे तो या D को पूछे तो बात एक ही है, जो भी बचेगा उसका आधा मिलेगा, क्योंकि बच्चे तो ईमानदार होते हैं, बच्चे तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं जैसे आप लोग हैं। तो ये क्या करेंगे, जो भी भाग बचेगा उसका आधा कर देंगे, ठीक है। ए और बी के बाद
जो भाग बचता है उसका आधा कर देंगे तो सी को मिलेगा उतना ही भाग और डी को भी उतना ही भाग मिलेगा। और यदि आधा नहीं करते हैं तो सी और डी को दोनों को मिल करके वो भाग प्राप्त होगा, क्योंकि ए बी ले लेगा तो बचा वो सी डी को ही मिलेगा। लेकिन सी को पूछ रहा है तो आधा करना जरूरी है। अब इस सवाल को, इस तरह के सवाल को मैं व्यवहारिक प्रश्नों में बताऊंगा, ठीक है। व्यवहारिक का नंबर सिस्टम का अलग से चलेगा, वो क्लास चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरा एलसीएम अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एलसीएम एचसीएफ। लेकिन व्यवहारिक प्रश्न तो व्यवहारिक प्रश्न में ही आदमी फंसता है ना। हर चीज तो फार्मूला पे है, ऐसे है वैसे है करके आप निकाल के किसी तरह से आंसर ला देंगे। लेकिन व्यवहारिक प्रश्न के लिए आप क्या कीजिएगा? तो आइए बाबू देखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, प्रश्न बड़ा है लेकिन बनाने में सेकंड लगेगा, सेकंड। आइए देखते हैं। यदि हम आपसे यह कहें कि कोई संख्या 1 है तो इसका 1/5 कितना होगा? तो 1/5 पूछने वाला चीज है। तो इसका शेष कितना होगा, इसका रिमाइंडर कितना होगा, को रिलेट करके हम पढ़ाते हैं बच्चों को। पढ़ाने का तजुर्बा है, बहुत लंबा तजुर्बा है। और आप लोगों से बोलेंगे तो यकीन नहीं कीजिएगा, इसलिए हम बोलना नहीं चाहते हैं। पढ़ा रहे हैं, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, इसलिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारा उम्र कम जरूर है लेकिन तजुर्बा कम नहीं है, क्योंकि पढ़ने के दरमियान से भी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ने के दरमियान से ही पढ़ा रहे हैं। और चलिए, एक सफल व्यक्ति ही आपको सफलता दिला सकता है और असफल व्यक्ति भी सफलता आपको दिला सकता है और वो ज़्यादा कुछ बता सकता है। लेकिन सफल व्यक्ति आपको कम समय में सफलता दिला सकता है, ये तय है। असफल व्यक्ति का हम निंदा नहीं करते हैं, क्यों? हर कोई असफल है। आप असफल नहीं हैं तो आप सफल बन नहीं सकते। अच्छी बात है, यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने से पहले आप कई बार मैट्रिक में फेल हुए हैं, ऐसा हम नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि अब कई बार मैट्रिक के लेवल के एग्जाम में फेल हुए हैं, कई बार इंटर के लेवल के एग्जाम में फेल हुए हैं, कई बार आप ग्रेजुएशन के लेवल के एग्जाम में फेल हुए हैं, ये बता कर हमको बताइएगा। और कोई नहीं भरा होगा तो बातें अलग है भाई, उसका यूपीएससी फर्स्ट टारगेट है तो तो महान आदमी है, उसको हम भी सैल्यूट करते हैं भाई, क्योंकि आईएएस आईपीएस को कौन सैल्यूट नहीं करता है, कलेक्टर और एसपी को। तो आइए, कहने का तात्पर्य है कि असफलता जो है वह सफलता की बुनियाद को मजबूत करती है। तो असफलता और सफलता कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, उम्र जो है वह कभी भी सफलता की मोहताज नहीं होती, वह कभी भी इंटेलिजेंसी को परख नहीं सकती। और उम्र जो है उससे आप किसी की इंटेलिजेंसी को निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी इंटेलिजेंट हो सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंट जो है यह अपने आप में एक अनडिफाइंड वर्ड है। इंटेलिजेंट क्या है? तो इंटेलिजेंसी हम किसी एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, इससे ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क्स लाया, इससे ज़्यादा ये इंटेलिजेंट है क्योंकि इससे ज़्यादा यह हाई जंप किया। तो एक दूसरे से सापेक्ष होता है। अपने आप में एवरीथिंग इज 100%। आप भी, हम भी, हर कोई 100% ही होता है। इसलिए अपना इतना बोलने का सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य है कि अपना 100% ज़रूर इंसान को देना चाहिए। सफलता सफल व्यक्ति असफल व्यक्ति छोड़ दीजिए, अपना 100% ज़रूर दीजिए। आप ज़रूर सफल होंगे, ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे। मेरा आशीर्वाद और प्यार आपके साथ है। आइए बाबू देखते हैं। तो शेष क्या बचा? इसको आप शेष भी बोल सकते हैं। तो शेष क्या बचा? तो शेष बचा 4/5। ऐसे लिखे तो कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है ना। अब चलिए, अब प्रश्न शुरू कर देंगे हम इसको बनाना। अब बताइए आप लोग, अब बताइए क्या पूछ रहा है? शेष का पूछते रहो भैया। 4 बच्चे ABCD मिठाई के एक डिब्बे को आपस में बांटते हैं। यहाँ से तो कोई हमको मतलब नहीं है। ए उसका 1/3 भाग लेता है। मान लीजिए कि मिठाई है 1, इसका 1/3 भाग लेता है कौन? ए।
तो बचा कितना, शेष कितना बचा, शेष बचा 2/3। ठीक है, आगे देखते हैं शेष का, इस शेष का 2/5 भाग बी लेता है तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा 3/5, 3/5, क्योंकि आगे प्रश्न पूछ रहा है इसके बाद बचे भाग को, इसके बाद बचे भाग। फिर से समझाएं, कोई बात नहीं, समझाएंगे। ए उसका, देखिए 4 बच्चे ABCD मिठाई के एक डब्बे को आपस में बांटते हैं, अच्छी बात है। ए उसका 1/3 भाग लेता है तो शेष क्या बचा 2/3। शेष का 2/5 भाग बी ले गया तो क्या बच गया, क्या बच गया 2/5 भाग बी लेके गया तो शेष क्या बच गया, शेष बच गया 3/5 भाग। अब क्या बोल रहा है कि कुल, इसके बाद बचे भाग को सी तथा डी आपस में बांट लेते हैं। सी तथा डी क्या बच्चा, 2 बच्चा है, 2 बच्चे लोग हैं, ये लोग आपस में बांटेंगे, 2 लोग आपस में बांटेंगे तो सी का भाग निकल जाएगा, 2 से भाग देंगे, तो पीछे बताए थे। आगे देखते हैं बाबू, इसको काट देंगे हम लोग। ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 2/5 और इसके नीचे क्या बच रहा है, इसके नीचे बच रहा है 2 बच रहा है और इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो बट्टे में 1 लिख देंगे, बट्टे में 1 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे 2/5 इंटू 1/2 इंटू 1/2। आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1/5। आंसर हो गया क्या, आंसर हो गया 1/5, 1/5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 1/5। कितना इजी है। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देखते हैं बाबू। प्रश्न क्या कहता है, 5 अंकों वाली एक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसके 4 अंकों का योग इकाई अंकों छोड़ के, इकाई अंकों छोड़ के 4 अंकों का योग 5 अंकों के योग के बराबर है, तो निम्न में से किस संख्या से उपयुक्त संख्या विभाजित नहीं होगी। समझ गए, 5 अंकों की संख्या है और उसका इकाई अंक को छोड़ दीजिए, बाकी 4 अंकों का जो योग है वह 5 अंकों के योग के बराबर है। तो पहले तो ढूंढेंगे ना ऐसी संख्या कौन सी है। ऐसी संख्या वही होगी जिसके अंत में 0 होगा। ठीक है, अंत में 0 होगा। आइए लिखते हैं, मान लीजिए यह एक संख्या है, इसके अंत में 0 है, तो 4 अंक का योगफल लीजिए, 4 डिजिट का योगफल लीजिए, ये यूनिट डिजिट को छोड़ दीजिए, यूनिट डिजिट को छोड़ दीजिए, तो क्या होगा 3 2 5 4 9 8 17, 4 अंकों का योग क्या हो जाएगा बाबू 17। देखिए 8 4 12 5 17। अब क्या बोला है कि 5 अंकों के योग के बराबर है, तो 5 अंकों का योग क्या है, 5 अंकों का योग क्या है, केवल 0 जोड़ना है, 0 जोड़ना है। ये भी 17, ये भी 17 बोला है। ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है निम्न में से कि जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, उससे विभाजित नहीं होगी। तो अंत में 0 वाला किससे विभाजित होता है, 2 से तो विभाजित होता ही है, 5 से भी विभाजित होता है और 10 से भी विभाजित होता है। तो 2 नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा और 10 भी नहीं होगा। एक हमारा बचता है 4 और एक बचता है 9। एक 4 बचता है और एक 9 बचता है, इनमें से कोई नहीं।
तो 4 से विभाजित करके आप देख लीजिए। 4 से विभाजित क्या है? 4 से विभाजित है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, जोगफल नहीं, जोगफल 3 और 9 में आता है। अंतिम 2 अंक ज्यों का त्यों हूबहू इकाई दहाई के रूप में लिखा जाए, 4 से विभाजित हो तो वह 4 से संख्या पूरी विभाजित हो जाती है। संख्या कितनी भीड़ लंबी क्यों नहीं हो, उसका भीड़ कितना भी लंबा क्यों नहीं हो एक ही संख्या का पीछे। इसी तरह से 8 अंक वाली हूबहू इकाई दहाई सैकड़ा के अंक को रख देंगे। यदि 8 से विभाजित है तो कितनी लंबी भीड़ लेकर के चल रही हो एक ही संख्या अंकों की, तो वो विभाजित 8 से हो जाती है। तो अब तो यह तो 4 से भी विभाजित है, तो हमारा आंसर नॉन हो जाएगा, हमारा आंसर नॉन हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, ये गलत है अभी कहना कि हमारा आंसर नॉन होगा, क्योंकि हम और चेक करेंगे, और चेक करेंगे। तो यदि हमारा एक संख्या ये आ जाए 2 3 4 3 0, 5 अंक की तो ये भी संख्या है ना, तो क्या ये बताइए कि यह विभाजित है किससे? यह विभाजित है किससे बताइए? उपयुक्त संख्या विभाजित नहीं होगी। किससे विभाजित नहीं होगी? किससे विभाजित नहीं होगी? यह तो आप 4 से विभाजित कर दिए थे और आंसर में नॉन था कि सबसे विभाजित हो रही थी। तो आप बताइए कि क्या यह संख्या भी तो वही फुलफिल रिक्वायरमेंट को कर रही है, कंडीशन को, कि 4 अंक को इकाई अंक छोड़ के 4 अंक का जोगफल इकाई अंक को जोड़ के भी 0 है, तो क्या फायदा? बराबर हो। तो 4 से भी विभाजित है क्या? नहीं है। इसलिए यह भी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करेगा। यानी कि 2 तो होगा ही नहीं, 5 तो होगा ही नहीं, 10 तो होगा ही नहीं, क्योंकि इकाई अंक 0 रहेगा तो उससे विभाजित हो जाएगा। तो 4 यह ऐसा संख्या है जिससे विभाजित नहीं होगा। हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। नॉन मतलब सभी से विभाजित हो रहा है। अच्छा, तो यह हमारा आंसर होगा 4, कि 4 से विभाजित नहीं होगा। हमारा आंसर 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, होगा क्या? 4 से विभाजित नहीं होगा। आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 3 लगातार प्राकृत संख्या जिसमें पहली संख्या सम है, पहली संख्या सम है का गुणनफल निम्न में से किससे हमेशा सदैव विभाजित होगा? 6 12 24 9, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। अब आइए देखते हैं। कह रहा है 3 लगातार प्राकृत संख्या जिसमें पहली संख्या सम है, 2 4 6 बार 2 3 लगातार प्राकृत संख्या पहली सम है, तो प्राकृत के बाद इसके बाद 3 आता है, 3 आता है, इसके बाद क्या आएगा? 2 के बाद 3 आता है, और 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। किसको नहीं पता है गिनती? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। पढ़े हैं हम लोग, जब हम लोग संख्याएं देख रहे थे, 24-25 किस्म की संख्याएं देखे हैं। आइए देखते हैं कितना काम कर रहा है आज। देखिए, इसका गुणनफल 4 तिहाई 12 दूनी का 24, 12 दूनी का 24, निम्न में से किससे हमेशा विभाजित होगा? तो 24 से हमेशा विभाजित होगा, 24 से हमेशा विभाजित होगा। हमारा आंसर हो गया। ऐसा क्यों आंसर हो गया? दोबारा और कोई संख्या हम क्यों नहीं लेंगे? तो भैया इसलिए नहीं लेंगे तो अब जो भी संख्याएं आगे बढ़ेंगे तो वो संख्याएं जो आएंगी वो ज़्यादा ही आएंगी, और जब मल्टीपल ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा ही आएगा, गुणज ज़्यादा ही आएगा। गुणज का मान मल्टीपल होता है, गुणज ये गुणनखंड है, ठीक है? तो संख्या ज़्यादा ही आएगा तो वो तो विभाजित होने का संभावना रहता ही है। तो कम में जब 24 आ गया तो ज़्यादा में तो रहेगा ही। आइए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 6 7 8 6 7 8। अब क्या करेंगे? ये क्या हो गया? 7 6 42
और 42 में गुना करना है 8 से, 8 दूनी का 16 हो गया, और 8 चौक का 32 और 1 33। अब क्या यह 24 से विभाजित है? होगा, 24 से विभाजित है, मतलब इसका रिमाइंडर कितना है? 0 है। आइए देखते हैं बाबू, 24 से कम 24 हो, हाथ में लगा कितना? 9, क्योंकि 34 रहता तो 10 रहता, एक कम है, एक कम है तो 9। 9 पर 6 96, 96 को 24 से भाग दीजिए, 24 से भाग दीजिए, 24 चौका 96, ठीक है। 24 दूनी का 48 और 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 चौका 96। ये तो रिमाइंडर 0 दे दिया, मतलब ये अभी विभाजित है, इसलिए हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखिए बाबू, 37 से विभाज्य कौन सी संख्या है? 37 से विभाज्य कौन सी संख्या है बताइए। जो लोग क्लास किए हैं विभाज्यता का पहला क्लास, वो तो दे दिए होंगे आंसर, आपका तो आंसर आ चुका होगा। लगातार 6 संख्याएं या 6 की गुणज संख्याएं, 6 की गुणज मल्टीपल संख्याएं, बार 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार, 36 बार, 6 इंटू एनी टाइम आएगी तो वह संख्या किससे किससे विभाजित होगी? 3 से, 7 से, 3 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, ठीक है। और ऐसे ही हम बताए थे 37 से भी विभाजित होगी। अब बताइए 37 से विभाजित कौन है? लगातार 6 बार, 6 बार आए, 6 टाइम्स आए, या 6 इंटू एनी टाइम, एनी टाइम्स, कितना बार भी आए, लगातार लगातार 6, फिर वही संख्या 6 बार और फिर 6 बार और, आराम से कटेगी। किससे? पूरी संख्या से कटेगी। विभाज्यता में आप देखिए, अच्छा खासा लंबा लिस्ट है इसका। तो आइए 1 2 3 4 5 6 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या के 2/3, किसी संख्या के 2/3 के 1/5 का 3/4 65 है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? बहुत इजी है। यदि किसी संख्या का 2/3, मान लीजिए कि संख्या 1 है, 2/3 का 1/5 का 3/4 65 है, 65 है, ठीक है। तो यह तो कट जाएगा 3 3, और यह भी कट जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा? इसका मान कितना हो जाएगा वैल्यू बबुआ? देखिए ये बाबू वैल्यू हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 65। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? पूरी संख्या का वैल्यू कितना होगा? पूरी संख्या का वैल्यू 650। अब इस संख्या का 40% निकालना है, 40% ऑफ दिस नंबर, 40% प्रतिशत, 40%, 40 प्रति मतलब बट्टा में, 40 प्रति, प्रति का मतलब बट्टा में, बट्टा में, शत मतलब 100, 40%, ठीक है, 40%। जैसे हम बताए पीछे, हर कोई अपने आप का 100% होता है, तो यह संख्या भी अपने आप में 100% है, 100% है। इसका 40% कितना हो जाएगा? ये तो इससे गया और इससे ये गया, ये हो गया 65, 65। क्या हो गया आंसर? 40% कितना होगा? ऑप्शन सही है कि गलत है? देखिए आप लोग, ऑप्शन देखना पड़ेगा। देखिए आप लोग, देखिए क्या हो गया है? आंसर नहीं मिल रहा है, ऑप्शन गलत है या गुना गलत है? क्या हो गया? 650 तो हमारा आया था,
तो 650 आया था, तो इसका 40% 650 का सीधे 40% लगाना है। ये 2 जो है इसका भाग है नहीं, ये ऊपर वाला है, तो इसीलिए काम सही से करना है। सही से काम किए हैं, 2 को अलग रखेंगे, ठीक है। तो ये 65 का 65 होगा, 4 कहाँ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, 5 चौका 20 हो गया, 5 चौका 20, 6 चौक 24, 25 से 26, 260। ऐसी गलती आगे से नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आपको आंसर गलत आ जाएगा 260। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, बहुत जानदार प्रश्न है। आइए देखते हैं। हम लोग तो चुटकी में बजाते हैं ना, चुट बस आंसर, हमारा आंसर हो गया। आंसर कैसे, तो ये बताइए कि 128 में कै गो दो कितना है। और हम बता चुके हैं कि हम क्या बता चुके हैं कि 2 में जब 5 से गुना कर दीजिएगा, 2 में जब 5 से गुना कर दीजिएगा, 4 में 5 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है, 6 में 5 से गुना कर दीजिएगा, और 8 में 5 से गुना कर दीजिएगा, और अंतिम लास्ट बट नॉट लिस्ट 0 में 5 से गुना कर दीजिएगा। तो आप तो बता दीजिए क्या देगा। यह वैल्यू 0 ही देगा, यह वैल्यू 0 ही देगा। तो 0 पूछ रहा है, तो हमको 0 से ही मतलब कह रहा है 1 3 5 7, 2 छोड़ के, यानी कि विषम लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 99 तक को यदि 128 से गुना किया तो प्राप्त गुणनफल में 0 की संख्या कितनी होगी। तो 128 जो है, इसमें 2 की संख्या कितनी है, इसमें 2 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या तो हमारे पास भरमार पड़ा है, बहुत ज़्यादा है, 5 में भी है, 15 में भी है, और 20 से भी गुना करेंगे तो एक वहाँ भी 0 मिल रहा है, फिर 25 से भी है, फिर 30 में भी एक 0 मिलेगा, और फिर 35 में भी एक 0 प्राप्त होगा, और क्या 40 में 0 की प्राप्ति नहीं होगी, वहाँ भी होगी। तो ये पूछ रहा है कि आप 0 का संख्या बता दीजिए बाबू। तो अब क्या हम करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम सीधे 128 को यहाँ पे लेंगे और इसका खंड खंड करेंगे, यानी फैक्टर करेंगे, गुणन खंड करेंगे। क्या होगा, 2 2 2 2 और कितना, और कितना, और कितना 2, और कितना 2 होगा बताइए। 2 दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी का 16, दूनी का 32, दूनी का 64, दूनी का 128। 2 का पावर कितना, 2 का पावर 7। गुना में पावर को जोड़ते हैं, गुना में पावर को जोड़ते हैं, 1 + 1 + 1 कितना, 7 तक, 7। तो हमारा 0 का संख्या कितना होगा, हमारा 0 का संख्या कितना होगा। तो हमारा 0 का संख्या हो जाएगा, 0 का संख्या हो जाएगा, चाहे 0 से गुना कीजिए या उतना 5 से गुना कीजिए। तो 5 और 0 का संख्या तो ज़्यादा है, 5 और 0 का संख्या तो ज़्यादा है, तो इसमें 0 का संख्या है, 1 भी नहीं है 0। 30 पूछ रहा है, 30 दिया है, 20 दिया है, 10 दिया है, नहीं दिया ना। शुरू में ही हम बोले प्रथम 99, प्रथम 99 यानी 1 से 99 तक विषम संख्याओं, विषम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को यदि 128 से गुना किया जाए तो उसमें प्राप्त 0 की संख्या कितनी होगी, 7, ओनली 7। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग इसको। एक प्रश्न और इस पर आधारित करेंगे, देखेंगे। ये तो क्लियर हो गया ना। 5 जितना इसमें 5 आएगा, 25 भी आएगा, 35 भी आएगा, 45 भी आएगा, ठीक है, आएगा तो आएगा, लेकिन वो कितना है उसका भी संख्या देखना है। यदि उसकी संख्या कम होगी तो आप ये बताइए कि इसकी संख्या 2 की यदि 25 हो जाए तो 25 0 हो जाएगा क्या, नहीं होगा। इसलिए उसको भी हम देखेंगे, इसको भी हम देखेंगे। क्या देखेंगे, समझने के लिए बस, कुछ नहीं। 5, 15, 25,
35, 45 और कितना होगा बाबू 55, 65, 75, 85, 95 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका मतलब कि हाँ 7 तक तो जरूर ही हो जाएगा ना। इसमें 1 2 से गुना करेंगे तो 1 0 दे देगा, इसमें 1 2 से गुना करेंगे तो 1 0 दे देगा, ऐसा ऐसा कई गो 2, ऐसा ऐसा 7 को 2, ऐसा ऐसा कई गो 0, ऐसा ऐसा इस गुणनफल में 7 गो 0, 7 zeros। हमारा आंसर 7 zeros। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंकों डिजिट्स की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी 1 से 50 तक के संख्याओं को, नंबर्स को लिखने के लिए। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या है, छोड़ दीजिए, ऑप्शन देखेंगे, बिना ऑप्शन का ही सवाल बना लेंगे। ऑप्शन जरूरी है, चलिए लिखते हैं। 1 से लेकर के 9 तक, 1 to 9 में 9 है। आगे 10 to 50 में पहले नंबर्स ऑफ नंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, तो हम क्या करते हैं, इनके दोनों के अंतर को घटा के 1 जोड़ देते हैं। तो क्या होगा 50 माइनस 10 और प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 1 41, यानी 41 हो गया। और ये कितना है 9 है, तो कुल हमारा आंसर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, लेकिन अब ये देखिए कि 10 से लेकर के 50 तक 2 अंकों वाली है इकाई और दहाई वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है। इसका मतलब है कि कितना डिजिट है, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। कहाँ से, 10 to 50 में, यानी 41 जो है 2 डिजिट का नंबर है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा और 1 4 दूनी का 8 हो जाएगा 82, 1 2 हो जाएगा और 1 4 दूनी का 8 हो जाएगा। तो हमारा एक ऑप्शन बन जाता है 82। कैसे क्वेश्चन सेट होता है इसको हम बता रहे हैं, कैसे क्वेश्चन सेट हो रहा है इसको हम बता रहे हैं। हालांकि बताने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन ऑप्शन नहीं था, तो और कैसे क्वेश्चन सेट होता है। आप लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो एक आपका ऑप्शन 82 आ जाएगा और आंसर आपका क्या आएगा आप समझें। अब ये तो हो गया 10 से लेकर के 50 तक, और 0 से 1 से लेकर के 9 तक 9 हो गया। तो एक ऑप्शन आ जाएगा, एक ऑप्शन आ जाएगा 9 2 11। अभी आप लोगों को लेके रुकना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। देखेंगे हम लोग बाबू, 9 2 11 का 1 और 8 और 1 9, 91 भी आपका एक आंसर आ जाएगा। एक आंसर 91 भी ऑप्शन सेट हो जाएगा। और एक लिख देगा 50। ठीक है, 50 तो है ये है, तो 50 प्लस 1 एक लिख देगा, 51 लिख देगा। यही ऑप्शन ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 91। आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पर, क्या प्रश्न बोल रहा है भाई, आइए देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है 200 तक 19 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। 200 तक का मतलब हुआ, 200 तक का मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 200 तक। तक का मतलब हम बताए थे, तक का मतलब बताए थे पीछे से 1 घटाना है, पीछे से 1 घटाना है। ठीक है, पीछे से 1 घटाना है। और बीच बताए थे
20 का मतलब बताए थे आगे से एक घटाना है, आगे से एक घटाना है, ठीक है। तो अब तो यहाँ पीछे बोल रहा है, तक बोल दिया तो यानी कि 1 से लेकर 200 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 19 से विभाजित होंगी। ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, छोड़ देंगे, ठीक है। और इसमें कितना बचेगा, 19 पचे 95, 19 दहिया 190, 19 दहिया 190, बचा क्या 10, 19 से कट रहा है नहीं। तो 10 ऐसी संख्याएं हैं, 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 200 तक, 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 19 से पूरी तरीके से विभक्त होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1620 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी भाजकों की संख्या। किसका संख्या पूछ रहा है, भाजकों की संख्या, यानी डिवाइजर्स की संख्या पूछ रहा है कितनी है, जो कि 1620 को विभाजित कर ले। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइम डिवाइजर। प्राइम डिवाइजर्स की संख्या हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ चुके हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या हुआ, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब पूछ रहा है भाजकों की संख्या। पिछला क्लास आप लोग देखिए, खूब अच्छा से समझाए हैं, हम देखे हैं। अब इसमें पूछ रहा है भाजकों की संख्या। हम बताए थे, इसका भी निकालेंगे हम, बहुत दिन से हम चर्चा कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है। अब देखिए, और इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा क्लास में पूछते रहता है। आइए, भाजकों की संख्या कितनी होगी, भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे प्राप्त करते हैं। तो अब देखिए, इसको लिखेंगे पावर प्लस 1, पावर प्लस 1, किसका पावर, किसका पावर, प्राइम फैक्टर का, प्राइम फैक्टर का। प्राइम फैक्टर्स का पावर प्लस 1, यानी अभाज्य गुणनखंड का घात और प्लस 1, ठीक है। तो एक आएगा P1, एक आएगा P2, एक आएगा P3। जैसे कि हम बताए थे, जैसे कि हम बताए थे रिमाइंडर थ्योरम में टोसेंट निकालने के लिए, टोसेंट निकालने के लिए बताए थे P इंटू 1 माइनस 1 बाई P1, 1 माइनस 1 बाई P2, 1 माइनस 1 बाई P3, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इसमें हमको ये बताइए आप लोग कि पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा 1620 को,
1620 को तोड़ने से क्या प्राप्त होगा बाबू? 1620 को तोड़ने से क्या प्राप्त होगा बताइए आप लोग। 1620 को यदि खंड खंड करते हैं, इसका गुणन खंड करते हैं 1620 को, तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? जरा बता दीजिए आप लोग, जरा हमको यही चीज़ तो बता दीजिए कि 1620 को खंड खंड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। यह किससे कटेगा? यह किससे कटेगा? किससे कटेगा बताइए? 1620 किससे कटेगा? यह कटेगा 2 से, और अंत में चूंकि 2 0 है और 20 जो है 4 से कट रहा है, तो वह 4 से जरूर कटेगा, वह 4 से जरूर कटेगा। यानी 2 का पावर 2 तो कम से कम लिख ही ना सकते हैं। और किससे कटेगा? यह 5 से भी कटेगा, यह 5 से भी कटेगा, क्योंकि अंत में 0 है तो गुने 5 भी लिख सकते हैं, गुने 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और किससे कटेगा तो ये बाद में देख लेंगे, पहले इससे इसको भाग दे लेते हैं, जो बचेगा उसी से वो कटेगा। ठीक है। तो ये 2 दूनी का 4 5 20, 20 से भाग दीजिए, 20 से इसमें भाग लगाइए बाबू, 20 से भाग लगाइए और उसको लिख दीजिए जितना भागफल आता है। लिखिए 8 दूनी का 16, 160 हो गया, 8 मर्त में चला गया, 8 मर्त में चला गया तो 160 हो गया। बचा क्या? 8 मर्त में 160 हो गया तो बचा क्या? बचा 2, बचा 2 और 2 पर सोना 20, 2 पर सोना 20, 2 0 20 बच गया। इसको 20 से करेंगे तो 1 मर्त में गया, 1 मर्त में गया, 81 बचा, 81 बच गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 4, 3 का पावर 4। अब सभी पावर में एक एक जोड़ के, सभी पावर में एक एक जोड़ के, सभी पावर में एक एक जोड़ के लिखेंगे बाबू, सभी पावर में एक एक जोड़ के लिखेंगे। और इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या कुछ भी इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 1 1 2, 1 1 2 और 4 1 5, 4 1 5। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3 दूनी का 6 5 30। यही हमारा आंसर होगा 30। अभाज्य भाजक लेंगे, अभाज्य भाजक प्राइम फैक्टर लेंगे, प्राइम फैक्टर लेंगे, प्राइम फैक्टर लेंगे। ठीक है। और उसका घात लेंगे और घात में एक जोड़ के गुना करते जाएंगे, भाजकों की संख्या आ जाएगी। है ना इंटरेस्टिंग? अगला प्रश्न देखते हैं। ये बाबू प्रश्नों को देखते हैं। यह अंतिम प्रश्न होगा आज का, और आज का ही क्या कहें, विभाज्यता का होगा अंतिम प्रश्न, डिविजिबिलिटी का अंतिम प्रश्न होगा, लास्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है 45 का पावर 51 का को विभाजित करने वाली कितनी संख्याएं हैं? इसको विभाजित करने वाली कितनी संख्याएं हैं? यानी नंबर ऑफ डिवाइजर, विभाजकों की संख्या कितनी है? तो क्या करेंगे बाबू, इसको तोड़ेंगे 45 को, 9 5 45, लेकिन प्राइम में सह अभाज्य करेंगे, उसको सह अभाज्य करेंगे तो क्या होगा? 9 का मतलब हो गया, 9 का मतलब हो गया 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 हो गया 9, 5 45। ठीक है। अब इसका पावर से ही हमको मतलब उसके पावर में ही एक जोड़ जोड़ के गुना करेंगे। हमको अभाज्य गुणनखंड 2 ही प्राप्त हुआ, प्राइम फैक्टर। इसका पावर कितना हो जाएगा? 3 का पावर हो जाएगा 2 और 5 दूनी का 10, 102। और 5 का पावर कितना हो जाएगा? केवल और केवल 51। तो हमारा संख्या कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? अभाज्य गुणन भाजकों की संख्या कितना आएगा? नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना आ जाएगा?
103 गुने 52। ठीक है, अब इसमें गुना कर लीजिए। गुना करने से क्या प्राप्त हो रहा है? अरे भाई, इसमें एक जोड़ दिए और इसमें एक जोड़ दिए और पावर से एक गुना करते हैं। पिछला क्वेश्चन देखे थे उसी के अनुसार। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो स्पीड तो अपने आप में बढ़ जाता है। आइए, हम तो समझाने के लिए समय लेंगे ही, क्योंकि भाई सबको समझाना है। अब आपको कितना आता है, नहीं आता है, ये क्वेश्चन आता है, नहीं आता, हम ये थोड़ा मान के चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आपको 0 आता है, 0, तभी हम पढ़ा पाएंगे। नहीं तो आप हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो हम आपके सामने कैसे खड़ा हो सकते हैं, है ना? ऐसा कोई बात नहीं है, मजाक कर रहे हैं। चलिए, अपना परफॉर्मेंस देना है, अपना 100% हम दे रहे हैं, तो अपना 100% एग्जामिनेशन में जा करके आप लोगों को भी देना है। और 1 घंटा का पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। 1 घंटा हम पढ़ा देंगे, 2 घंटा पढ़ा देंगे, उसमें आप पास कर जाइएगा। आप पढ़िए लीजिएगा तो पास कर जाइएगा स्वयं से भी। सेल्फ स्टडी भी आप 1 आवर कीजिए तो क्या बिगड़ जाता है, क्या बन जाता है? कुछ नहीं। इसके लिए धीरे 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 धीरे, जैसे पौधे को सींच सींच के बड़ा वृक्ष बनाया जाता है, तो उसी तरह से कल्प वृक्ष बनाया जाता है। उसी तरह से आप लोगों को सींचना है और स्वयं को और एक बड़ा वृक्ष बनाना है, फ्रूटफुल ट्री बनाना है, फलद वृक्ष बनाना है। ठीक है, इसके लिए तो समय लगेगा और समय हम लेंगे। आइए देखते हैं बाबू। अब इसमें होता है 3 दूनी का 6, 0, 2 एकम 2, 5 3 15, 1 और 5 एकम 5। आंसर कितना आया? 6 5 3 5, 5 3 5 6, 5 3 5 6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नंबर सिस्टम को तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मिठाई वाला हम लोग प्रश्न देखे या और भी 1-2 प्रश्न जो देखे, शेष का, तो इस तरह से प्रश्न हम लोगों को मिलेगा। और भी सारा प्रश्न हम कराएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है और उसका कोई फार्मूला नहीं है, उसका कोई हल नहीं है। इस तरह की क्या फार्मूला पर बैठा करके कर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे और हर चीज़ को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन उस टाइप का है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग भी किया है, तो उसको हम डालते रहेंगे। और अब लेकिन काफ़ी लंबा चला, 31 क्लास एक मायने रखता है। 31 क्लासेस मायने रखता है किसी भी चीज़ के लिए। और ये नंबर सिस्टम के लिए क्लास हुआ। तो अपने आप में यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो कि हर एक प्रकार का प्रश्न हम लोग देखे और हर एक चीज़ों को हम लोगों ने देखा, और अंत तो किसी चीज़ का है नहीं। फिर भी एक लिमिटेशन को हम लेकर के चलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का कंटेंट एकदम सही हो, कि जब परीक्षा में बैठेंगे तो बस आंसर, केवल आंसर और कुछ नहीं दिखाई देगा, और सटीक आंसर, सही आंसर। ठीक है, हम यही प्रयत्न किए हैं, हम यही प्रयास किए हैं। इसलिए बहुत ग्रास रूट से लेकर के आपको एकदम से मैच्योरिटी, मैथ्स मैच्योर नाम है चैनल का, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो सुझाव है सुझाव दीजिए। तो इसको हमको क्या करना है कि इतना 31 क्लास इसको आप लोग रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आप छोड़ दीजिएगा तो कोई भी चीज़ छोड़ने से किताब को पलटिएगा नहीं, और घोड़ा को रगड़िएगा नहीं, घोड़ा को चलाइएगा नहीं, तो वो घोड़ा ऐसे ही बैठ जाता है, कोई उसका यूज नहीं रह जाता है, फिर उसमें स्पीड रहा कहाँ, रवानगी रहेगी कहाँ। और किताब आप छोड़ दीजिएगा, पलटिएगा नहीं, तो वो रवानगी जो घोड़ा में ख़त्म हो गया, वो आपका भी रवानगी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोई चैप्टर समाप्त नहीं होता है। हम दाएं बिहान नहीं लिखेंगे, कुछ ना कुछ आपका टॉपिक हम इससे संबंधित देते रहेंगे, और जब तक हमारा जी नहीं भरेगा। आप देखिए, बहुत काम वाला चीज़ ही हम देंगे और देते रहेंगे। 5-7 और आएगा क्लास इसमें, लेकिन अब LCM अगला चैप्टर होगा, LCM और HCF। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो भी छोटा ही चैप्टर है,
लेकिन छोटा चैप्टर है, ऐसे घुमाता है बच्चों को कि माथा खराब कर देता है। हम इस तरह से देखेंगे, एकदम बेसिक से देखेंगे। पहला दूसरा क्लास में थोड़ा समय लेंगे क्योंकि थ्योरी को समझाना है, और कोई प्रश्न थ्योरी से ही पूछता है। लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक कहाँ से शॉर्ट ट्रिक आएगा? शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आएगा बताइए? शॉर्ट ट्रिक कहीं से नहीं आता है, बेसिक से ही आता है, जो हम बताएंगे और हम जानते हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए आप लोगों को भी हम यही कहेंगे कि पहला और दूसरा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या थ्योरी का बहुत क्लास हमारा इंपॉर्टेंट होता है, और हम बेसिक से लेकर के चलते हैं, और उसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो जब बेसिक जानकारी हो जाता है तो सेकंड में सवाल बनने लगता है। ठीक है, बहुत सारा कैलकुलेशन, बहुत सारा चीज़ आपके दिमाग में ऑटोमेटिक हो जाता है और आप समझने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए शुरू में हम धीरे से कोई भी चैप्टर लेके चलेंगे और फिर उसका स्पीड बढ़ जाता है। आइए मिलते हैं अगले क्लास में, उसका नाम है LCM HCF। थैंक यू।